हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अभिषेक दंडयाल और आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरोगा की जो मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इसी संबंध में कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। इससे पहले शुरू के 12 टॉपिक्स के हम वीडियो बना चुके हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स पर हम वीडियो बना चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो दो टॉपिक है, एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वैसे दोनों इंटरलिंक है लेकिन मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाया है जिससे आपको ज्यादा हम बेहतर इसका कवरेज कर पाए और इसके दोनों के पीडीएफ मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 22वां टॉपिक फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये हमारा देखिए टॉपिक 22 है और इसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वन मनुष्य के लिए प्रकृति का एक अनूठा उपहार है और एक राष्ट्र की बेशकीमती संपत्तियों में से एक है। इसीलिए इनको देखिए बेसिकली आपने सुना होगा ग्रीन गोल्ड भी वनों को बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा मानी जाती है। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपयोग के हैं और इसीलिए उन्हें राष्ट्र की समृद्धि का सूचकांक माना जाता है। यानी जो देश जितना बेसिकली फॉरेस्ट का अपने कंजर्वेशन करता है उतना ही उस देश को प्रॉस्पेरस माना जाता है और कहीं ना कहीं एक किसी राष्ट्र की या किसी नेशन की प्रॉस्पेरिटी का या समृद्धि का ये एक सूचकांक या इंडिकेटर माना जाता है। वनों से हमें जो लाभ मिलते हैं उसे ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि वनों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। वन संरक्षण का अर्थ, आखिर वन संरक्षण क्या है? इसका अर्थ उपयोग से इनकार नहीं है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उचित उपयोग है। यानी देखिए जो फॉरेस्ट आपको संसाधन देता है वन संसाधनों का, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल बाहर के जो लोग हैं उनको वन संसाधनों का उपयोग करने से मना कर दें, बल्कि देखिए इसका जो अर्थ है अगर मैं आपको बताऊं वो आपने जो सुना होगा सतत विकास। ठीक है, इसमें जो हमारा मुख्य फोकस क्या रहता है? इंटर जनरेशन इक्वालिटी, यानी जो आपकी अंतर जनरेशन साम्यता है उसको मेंटेन करना। कैसे? मान लीजिए आप अगर इस जनरेशन हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है अगर ये वनों का दोहन बहुत तेजी से करेगी तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कहीं ना कहीं हम एक बहुत अच्छा भविष्य उनके लिए नहीं बना रहे जो हमारे सतत विकास का मॉडल है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आप पर्यावरण का इस तरीके से प्रयोग करें कि आप अपनी नीड्स को तो पूरा करें लेकिन अपनी जरूरतों को उस हद तक पूरा करें कि वो आने वाली जो पीढ़ी है उसकी जरूरतों को कहीं भी नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करे। यह भविष्य की पीढ़ियों के लाभ और स्थिरता के लिए वन क्षेत्रों की योजना बनाने और उन्हें बनाए रखने का अभ्यास है। तो देखिए ये सबसे अच्छी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया, इंटर जनरेशनल इक्वालिटी। मतलब दोनों जनरेशन के बीच में समानता बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा वनों का दोहन कर लिया तो आने वाली पीढ़ी के लिए कोई रिसोर्सेज बचे ही नहीं। अब बात करते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन और वृक्षों का आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। ये रिपोर्ट जो है हर 2 साल में आती है। ठीक है, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून की एक संस्था है उसके द्वारा ये जारी की जाती है। वर्तमान में जो 2021 में रिपोर्ट आई थी वो इसका 17th एडिशन था या 17वां संस्करण था। अगर टोटल देखें तो 24.62 है और अलग अलग देखें तो 21.71% आपका फॉरेस्ट कवर है और आपका ट्री कवर की बात करूं तो वो 2.91% है। टोटल मिलाकर आपका 24.62% ही हमारा टोटल कवर है। तो ये संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने बता दिए। प्रमुख विकास परियोजनाओं ने भारत में वन आवरण को नुकसान पहुंचाया है। एक अनुमान के मुताबिक 1951 यानी लगभग आजादी के बाद अगर बात करें, नदी घाटी परियोजनाओं ने 5000 वर्ग किलोमीटर, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का से अधिक वन क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो डिबेट हमेशा चलती है विकास और संरक्षण के बीच की, उसका कहीं ना कहीं एक उदाहरण है। तो देखिए यही ऐसी परियोजनाएं हैं या कुछ ऐसे समस्याएं भारत के आगे आते हैं क्योंकि आपको पता है भारत एक विकासशील देश है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी हमें काफी तेजी से करना होता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। तो इस चक्कर में वनों का जो ह्रास हो रहा था काफी ज्यादा हो रहा था। तो उसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनानी शुरू की या सरकार ने कुछ ऐसे मेजर्स लेने शुरू किए जिससे वनों का जो कटाव है वो रोका जा सके। तो उसी संबंध में हम अब देखेंगे कि सरकार के इसमें क्या क्या इनिशिएटिव है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए सरकार ने किस किस क्षेत्र में काम किया है। मतलब अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है तो सरकार ने उसके लिए फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए किस किस
दिशा में काम किया है उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम पूरा देखेंगे कि सरकार ने इस क्षेत्र में क्या काम किया है। चलिए शुरू करते हैं। वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है जो अंततः वन क्षेत्रों में सुधार कर सकता है और उपलब्ध संसाधनों को टिकाऊ या सस्टेनेबल बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सरकार का स्टेप है और सबसे कॉमन स्टेप यही माना जाता है वनीकरण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसके बारे में देखिए पूरा नीचे डिटेल में भी बात करेंगे कि सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है। यहाँ पर हम बस ये देखेंगे कि इन इनिशिएटिव्स के तहत सरकार एक ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या क्या करती है। यह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ों का रोपण है। ठीक है, यह प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचाए बिना वन्य जीवन, पर्यटन और व्यावसायिक उपयोग के लिए आवास भी बनाता है, यानी हैबिटेट को कंस्ट्रक्ट करता है। जब आप पेड़ लगाते हैं तो आप सभी को पता है वहां पर टूरिज्म एक्टिविटीज डेवलप होती हैं, वहां पर जो जानवर, जंगली जानवर है वो वहां पर रहना शुरू करते हैं और उसका आप कमर्शियल उपयोग भी कर सकते हैं। लोगों को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 1950 में वन महोत्सव शुरू किया गया था, जो जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ठीक है, और के एम मुंशी द्वारा जी इसको शुरू किया गया था सन 1950 में। दूसरा जो स्टेप सरकार का है वो क्या सरकार ने लिया है, बेहतर खेती के तरीके, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है। मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई है, इसको ओवर ग्रेजिंग बोला जाता है, ओवर ग्रेजिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये भी आपको पता है भारत में बहुत ज्यादा चलता है। ये सभी खेती के तरीके हैं जो पर्यावरण और विशेष रूप से जंगलों के लिए हानिकारक हैं, इसीलिए इन प्रथाओं को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। तो देखेंगे सरकार ने इस पर क्या काम किया है, आप सभी को पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा भारत में बात होती है। अगला देखते हैं, या एक और सुना होगा आपने ZBNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो कि मिट्टी के बेसिकली संरक्षण से संबंधित है। शहरीकरण के लिए वन मंजूरी की जांच करना, आप सभी को पता है भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आपको आवासीय कॉलोनियां वगैरह बनानी पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन के रहने के लिए आपको, या लोगों के रहने के लिए आपको जगह तो चाहिए। उसके लिए क्या होता है, देखिए आप सभी को पता है भारत का क्षेत्रफल तो सीमित है, किसी भी देश का क्षेत्रफल तो बढ़ता नहीं है, तो उसी जगह पर आपको उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके लिए जंगलों का कटान एक बहुत आम समस्या है। तो इसी के लिए सरकार जब शहरीकरण करती है या अर्बनाइजेशन करती है, तो जो फॉरेस्ट की हम कह सकते हैं आपका परमिशन है, उसकी पूरी जांच करना, क्या क्या वो सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण के युग में वनों की सफाई या तो अतिक्रमण द्वारा की जाती है, या एनक्रोचमेंट द्वारा, या वास्तविक अनुमति के बिना ही कर दी जाती है। इसीलिए सख्त नीतियां होनी चाहिए ताकि वन भूमि को शहरी अतिक्रमण से बचाया जा सके। और देखिए इसकी वजह से आपको पता ही है क्या होता है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की घटनाएं बहुत बढ़ने लगी हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनका आवास है वो कहीं ना कहीं आप उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हो, जिसकी वजह से वो शहरों की तरफ आते हैं भोजन की तलाश में, और कहीं ना कहीं उसी में एक तरह से दोनों के बीच में हम कह सकते हैं टकराव होने लगता है, और इससे दोनों को ही नुकसान होता है। अगला देखते हैं, जंगल की आग पर नियंत्रण। देखिए इस समय अगर मैं बताऊं, भारत में अगर कोई फॉरेस्ट डिजास्टर की बात करें या जंगलों में होने वाली आपदा की बात करें, तो जंगल पर लगने वाली आग इस समय सबसे बड़ी भारत में समस्या है। पिछले साल आप देखेंगे जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा का, वहां पर बहुत भयानक आग लगी थी। अभी हाल ही में कर्नाटक में किसी जगह पर वनाग्नि लगी हुई है, और उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई आग भी काफी ज्यादा हानिकारक थी पिछले साल। तो ये देखिए एक तो सबसे बड़ी समस्या है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए, क्योंकि पहाड़ों पर आपको पता है जब आग लग रही होती है तो आप वहां पर लोगों को नहीं भेज सकते, या तो आपको हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर वगैरह से आपको पानी की बारिश करनी पड़ती है, या और कुछ टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ती हैं। तो ये काफी एक बहुत बड़ी भारत में अब समस्या निकल कर आ रही है। जंगल की आग जंगलों के नुकसान का सबसे आम और सबसे घातक कारण है। वे प्राकृतिक कारणों से शुरू हो सकते हैं या मानव जनित हो सकते हैं, इसीलिए ऐसी घटनाओं के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए आग की गलियां बनाना, आग पर काबू पाने के लिए रसायन फैलाना, सूखी पत्तियों और पेड़ों को लगातार हटाना, क्योंकि गर्मी से वहां पर आग लग सकती है। और आप सभी को पता है जो लोग वहां पर कैंपिंग वगैरह करने जाते हैं या फिर ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं, कभी कभी उनकी गलती से भी वहां पर आग लग जाती है और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ये भी भारत में फॉरेस्ट के ह्रास के लिए काफी बड़ा कारण है। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद अब बात करेंगे कि भारत में वनों के संरक्षण या वन संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत ने क्या क्या काम किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन संसाधनों के संरक्षण के उपायों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सरकार द्वारा शुरू किए गए संरक्षण उपाय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। दूसरा,
समुदायों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संरक्षण के उपाय, या जो एनजीओ वगैरह या फिर कुछ कम्युनिटीज अपने एंड से चला रही है। तो अब देखते हैं पहला टॉपिक, सरकार द्वारा शुरू किए गए संरक्षण उपाय। इसमें सबसे पुराना हमारा क्या है, राष्ट्रीय वन नीति, जो कि 1952 में आई थी। तो इससे पहले 1894 में आई थी, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार पर केंद्रित थी। आजादी के बाद पहली वन नीति 1952 में आई और उसके बाद 1988 में अगली नीति आई थी। इसके बाद एक नई नीति का ड्राफ्ट भी बनाया जा चुका है 2016 में, है DNFP को बोला गया, यानी ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो 1988 की वन नीति का स्थान लेगी। एक स्थायी पारिस्थितिकी संतुलन के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 66% वनाच्छादन और मैदानी और पठारी क्षेत्रों के लिए 33% वनाच्छादन की सिफारिश की। लेकिन देखिए इस कंडीशन को अलग अलग हटा दिया गया है। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है उसमें टोटल आपका 33% होना चाहिए, अलग अलग क्लासिफिकेशन उसने हटा दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। वन प्रबंधन और संरक्षण उद्देश्यों के लिए वनों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ताकि हम उनका बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें। झूम खेती की हानिकारक प्रथा से जनजातीय लोगों को समझा बुझाकर छुड़ाना, पर्याप्त वन कानूनों का निर्माण कर वन प्रशासन की दक्षता या एफिशिएंसी को बढ़ाना, वन अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करना और वानिकी और वन उत्पादों के उपयोग में अनुसंधान करना या आपका रिसर्च करना, वानिकी में चराई को नियंत्रित करना, यानी आपका जो ग्रेजिंग वगैरह एक्टिविटीज चलती हैं, जो वहां की लोकल कम्युनिटीज वहां पर ग्रेजिंग कराती हैं, उसको कंट्रोल करना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये इस समय सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें कई सारे प्रोविजन किए गए थे। इस अधिनियम ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री आपको सरकार की अनुमति से करनी चाहिए। अगर इसका आप उल्लंघन करते हैं या आपके पास परमिट नहीं है तो इस कमी को एक आपराधिक एक्टिविटी या हम कह सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी माना गया। ये अपराध नहीं होगा, आपराधिक गतिविधि लिख लीजिए, मैं सही कर दूंगा इसको, उसमें आपराधिक गतिविधि माना गया। अगला, इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवन को बचाने का लक्ष्य रखा। इस अधिनियम ने वन संरक्षण की आशा प्रदान की, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसमें सफल नहीं रहा। और देखिए इसमें एक चीज और थी जो इंपॉर्टेंट इसमें था कि अगर आप वन भूमि को किसी गैर वन उपयोग के लिए शिफ्ट करोगे तो उसके लिए आपको कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन वगैरह देना पड़ेगा। और ये माना जाता है जो क्षतिपूरक वनीकरण है उसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वो भारत ने ही स्टार्ट किया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। फिर आपकी 1988 की राष्ट्रीय वन नीति आती है। इसका जोर जंगलों की पारिस्थितिकीय भूमिका और भागीदारी का प्रबंधन पर था। पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता का रखरखाव, यानी आप इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करोगे। जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव और अनाच्छादन की जांच करना, बड़े पैमाने पर वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम यानी सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, अगर सोशल फॉरेस्ट्री टर्म की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन बनाया गया था 1975 में। उसने ही सबसे पहले 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया है तो 1976 में किया गया है। अगला, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता में वृद्धि, यानी फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि आप जो आपकी नेशनल जरूरतें हैं, राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर सको। अगला, फिर इसके बाद आता है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये देखिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो मैंने इसमें यहाँ पर ज्यादा नहीं डाला। ये बेसिकली तो वन्य जीवों से संबंधित है, लेकिन आप सभी को पता है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत हम वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, इसके अलावा सामुदायिक रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व, फिर संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व और टाइगर रिजर्व की स्थापना करते हैं। और आप सभी को पता है इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं ग्रेजिंग की या चराई की वो लिमिटेड होती हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन फॉरेस्ट को भी दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्केप मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, यानी पूरा जो इकोसिस्टम होता है वहां का उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसलिए मैंने इसको डाला है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं वनों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। आप एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। आप देखेंगे मैंने इसमें बायोस्फीयर रिजर्व नहीं डाला या जैव मंडल रिजर्व मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि 1972 के तहत जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, पीए जिनको बोलते हैं, या संरक्षित क्षेत्र हैं, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आते, वो एक अलग कैटेगरी है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। फिर अब पांचवा देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, आप सभी को पता है एनजीटी की जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर
2010 में एक अधिनियम के तहत की गई थी, क्योंकि हो क्या रहा था, ये क्या करता है बेसिकली, अगर कोई राज्य पर्यावरण के संरक्षण में बेहतर काम नहीं करता, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह के क्षेत्र में काम नहीं करता, तो उस पर ये ज्यादातर जुर्माने वगैरह लगाती होगी, आपने देखा होगा। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार पर आई थिंक 2200 करोड़ रुपए का इन्होंने जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छे से काम नहीं किया। इससे पहले वेस्ट बंगाल और पिछले साल महाराष्ट्र पर भी ये जुर्माना लगा चुकी है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी पर्यावरण के संरक्षण में काफी काम किया है। इससे प्रश्न देखिए बहुत बनने की उम्मीद है, क्योंकि एनजीटी से प्रश्न यूपीएससी में भी बनते हैं और पीसीएस में भी बनते हैं। तो मैंने पहला प्रश्न तो आपको बता दिया, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 में की गई है। एक बार देखिए पूछा गया था कि जो एनजीटी है ये अपनी प्रेरणा या इंस्पिरेशन भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल से लेता है, तो देखिए आर्टिकल जो हमारा 21 है, जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन का अधिकार और आपका वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके तहत ये दिया जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ये कहा गया है कि जो आपका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, यानी साफ हवा, पानी या एक स्वच्छ पर्यावरण, एक मनुष्य के जीवन का अधिकार है, यानी ये कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का ही भाग है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। तो ये जो अपनी प्रेरणा लेता है वो आर्टिकल 21 से लेता है, इसको आप याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद देखिए एक प्रश्न एक बार और आया था, भारत सरकार का एक एक्ट है बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, सीपीसी जिसको बोलते हैं, 1908 का, ठीक है। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड में जो मानक दिए हुए हैं उसको फॉलो नहीं करता। ये प्राकृतिक न्याय यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों में के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बना था 2010 में। एनजीटी को आवेदनों या अपीलों को दाखिल करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान के लिए अनिवार्य किया गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही काम करता है, यानी 6 महीने के भीतर भीतर ये अपनी जो अपील इसके अंदर आती है उसको निस्तारित कर देता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसके तहत भी अगर कोई इश्यू आता है तो वो एनजीटी के पास ही आता है। एनजीटी के बैठने के बेसिकली 5 स्थान है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसके अलावा इसकी 4 ब्रांचेस और है, जो कि आपके भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। इसके बाद क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, जिसको आप कैफ बोलते हो, ठीक है, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, जो कि 2016 में एक्ट आया था। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था, ये एक्ट तो पहले भी आया था लेकिन 2008 में ये पास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो 2008 में ये लैप्स हो गया था। इसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही थी, जो क्षतिपूरक वनीकरण आपका बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई जंगल काटते हो या कोई भी यूजर एजेंसी कोई जंगल काटती है, तो उसे उस जंगल की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है उसके बराबर पैसा सरकार को देना पड़ता है। उसके अलावा अगर कहीं और उसे उतना ही जंगल उगाना है तो उसका पैसा भी उसको देना पड़ता है। तो ये जो फंड आता है ये आपके कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में जमा होता है। लेकिन ये जब बिल पास नहीं हो पाया था उस समय, तो ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार राज्यों की निधि में जमा करा दिया गया। तो लेकिन जब ये पास नहीं हुआ तो लगभग कुछ सालों में 40,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्य सरकारों में जमा हो गए, जिसका कोई भी यूज नहीं हो पा रहा था। इसीलिए 2015 में देखिए सरकार फिर से बिल लेकर आई, सीएएफ बिल, ठीक है, और वही 2016 में पास होकर आपकी कैंपा बना। देखिए कैंपा क्या है, कुछ नहीं है, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। जो ये फंड था, जो ये कोष था, इसके लिए मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये इसको मैनेज करने के लिए और प्लान करने के लिए, यानी इस फंड को जो हमें पैसा मिला है यूजर एजेंसी से, इसको हम कैसे बेटर यूज करें और कैसे हम इसको प्लान करें ताकि भारत में जो आपका डाइवर्जन का प्रभाव है उसको कम किया जा सके, या जो आपने वनों का मूवमेंट किया है गैर वन यूज के लिए उसको कम किया जा सके। यह केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के उपयुक्त संस्थागत तंत्र प्रदान करना चाहता है, ताकि गैर वन उद्देश्य के लिए दी गई वन भूमि के बदले में जारी की गई राशि का कुशल और पारदर्शी तरीके से शीघ्र उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, जो डाइवर्जन के प्रभाव को कम करेगा। यानी जो आपने वन भूमि को गैर वन भूमि में डाइवर्ट किया है या शिफ्ट किया है, उसके प्रभाव को कहीं ना कहीं ये कम करेगा, क्योंकि आप इस धन का उपयोग कहीं और वनीकरण करने में यूज करोगे या अलग अलग एक्टिविटीज में यूज करोगे। देखिए बेसिकली जो यूज करते हैं वो 4 कैटेगरी होती है, मैं आपको बता देता हूं। पहला है वनीकरण, आप कहीं उतना ही वनीकरण करोगे जितना एरिया आपने यहां से हटाया। इसके अलावा
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, आप वन्य जीवों के संरक्षण में काम करोगे। इसके अलावा इसका यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाता है। और चौथा इसका जो यूज है वो जो आपका फॉरेस्ट कवर हटा है उसको कम करने में किया जाता है। तो ये 4 इसके इंपॉर्टेंट यूज है। अगला, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। इससे भी यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये संस्था काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अगस्त 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का गठन किया। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड ने वनीकरण और प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाएं विकसित की हैं। देखिए, दो बेसिकली इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं। एक है इसमें JFM और दूसरा है इसमें MP। JFM बेसिकली क्या होता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये बेसिकली शुरू तो 1988 के अंतर्गत किया गया था, लेकिन अगर हम बात करें इसको जो इफेक्टिवली यूज किया है 1992 में बने NAEB या इस बोर्ड ने इसको बहुत अच्छे से यूज किया है। और दूसरा है माइक्रो प्लानिंग, यानी बहुत छोटे लेवल से प्लानिंग करना। यानी वनीकरण में आप प्लांटेशन वगैरह भी करते हो या पौधों को भी लगाते हो, तो बहुत छोटे लेवल से इस अफॉरेस्टेशन या वनीकरण की प्लानिंग करना। तो ये दो रणनीति इसके द्वारा अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी? संयुक्त वन प्रबंधन। JFM को वैसे तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप शुरू किया गया था, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। और दूसरी कौन सी है इसकी? माइक्रो प्लानिंग। तो इन दोनों को ये यूज करता है, ये आपको याद रखना है। अगस्त 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और पर्यावरण मंत्रालय ने, किसने की थी? पर्यावरण मंत्रालय ने। अब बात आती है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP यानी नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। कब शुरू किया गया? सन 2002 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2002 में एक राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें देश के बिगड़े हुए जंगलों में वृक्षारोपण शामिल है। यानी जो आपके डिग्रेडेड लैंड है या खराब भूमियां हैं वहां पर वृक्षारोपण करना। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, जो मैंने आपको ऊपर बताया, NAEB का एक प्रमुख कार्यक्रम है। और वन विकास एजेंसियां, जिसको आप FDAs बोलते हो, यानी फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज को भौतिक और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है। जो कार्यान्वयन एजेंसियां यानी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, यानी इसको जो कार्यान्वित करती हैं वो फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज ही करती हैं। और इनको गाइड कौन करता है? राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब बात करते हैं, ये हमने जो पढ़े ऊपर वो सारे कौन से थे? जो सरकारों द्वारा चलाए गए। अब बात करते हैं कुछ समुदायों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए गए संरक्षण उपाय। पहला, NGO और पर्यावरणीय आंदोलन। जैसे चिपको आंदोलन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे आम जनता वनों के संरक्षण में मदद करती है। इसके अलावा एक कर्नाटक में भी आपने सुना होगा, कौन सा था? एप्पिको, वो भी इसी से संबंधित था। इसके अलावा राजस्थान में आपने सुना होगा बिश्नोई आंदोलन, वो भी काफी फेमस था। तो भारत में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पर्यावरणीय आंदोलन के हैं और जिन्होंने ये साफ बताया है कि आम जनता भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बेहतर रोल प्ले कर सकती है। आंदोलन का सारा वीडियो मैं बना चुका हूं, तो प्लीज आप वहां पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, उसमें हमने सारे आंदोलन कवर किए हैं। इसके अलावा कुछ NGO है जैसे ट्री फाउंडेशन, द नेचर कंजर्वेंसी, सियरा क्लब, सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क जैसे गैर सरकारी संगठन यानी NGO की, ये भी वनों की कटाई को कम करते हैं और दुनिया भर में खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करते हैं। यानी जिन पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम को खतरा है मानवीय गतिविधियों से या और किन्हीं गतिविधियों से, उसके संरक्षण के क्षेत्र में ये काम करते हैं। कई क्षेत्रों में प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल शासन के अभाव में, जहां पर सरकार का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता, वहां गैर सरकारी संगठन विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक और मौद्रिक सहायता भी, देखिए मॉनेटरी हेल्प भी ये प्रदान करते हैं। तो आप सभी को पता है पर्यावरण के क्षेत्र में जो मैंने ऊपर नाम बताया बहुत सारे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है आपका? वनों पर मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देना यानी वैल्यू एजुकेशन। इसके लिए देखिए बेसिकली एक संस्था भी है, मैंने वो क्विज भी डाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, उसका नाम है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये 1984 में बनाई गई एक संस्था है जो पर्यावरण के ऊपर शिक्षा देने का काम करती है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। थोड़े से फैक्ट मैंने आपको बता दिए। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन और ये वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समर्थित है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। ये बेसिकली पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है। शिक्षा के माध्यम से वनों के महत्व देने के सिद्धांतों को विकसित करना और पर्यटन केंद्र की तरह वन को बढ़ावा देना लोगों को वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने में मदद कर सकता है और अंततः उन्हें और अधिक जिम्मेदार बना सकता है कि आप पर्यावरण के लिए और अधिक जिम्मेदार बनिए।
इसके अलावा देखिए वन्य जीवों के लिए और आपकी बेसिकली फॉरेस्ट के लिए, दोनों के लिए ही हमने कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए हैं। जैसे पहला 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन एवं वन्य जीव जंतुओं एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने फैक्ट्स डाल दिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, जो मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़े गए हैं। किसकी समिति की रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। प्रारंभ में 10 थी, अब यहाँ पर 11 हो गई हैं। ये भी बता देता हूं आपको, टोटल पहले 10 थी, अब 11 है, जो कि 11वीं शिक्षा से संबंधित है, जो कि 86वें संविधान संशोधन सर 2002 से जोड़ी गई है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A यानी BPSP जो है आपका, जो कि पार्ट 4 में आपका आता है, भाग 4 में, यह आदेश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये आपके दोनों में ही कॉमन है। ये हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी लिख सकते हैं, ये हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे 3 जो है इंपॉर्टेंट संविधान में प्रावधान किए गए हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। अब बात करते हैं, हमने जो ऊपर बात करी वो ज्यादातर सब भारत की अपनी पहल है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वनों के संरक्षण के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। पहला UNFF, ये काफी इंपॉर्टेंट देखिए संस्था है, इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी नीति मंच है या पॉलिसी हम कह सकते हैं, फ्रेमवर्क है। इसके द्वारा स्थापित किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, इसके द्वारा स्थापित किया गया है। क्या उद्देश्य है? सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण, सतत विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा इसका उद्देश्य इस अंत तक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। मुख्यालय कहां पर है इसका? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सदस्यता कौन कौन सी है? फोरम की सार्वभौमिक सदस्यता है और यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों और विशेष एजेंसियों से मिलकर बना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्था है, ये इसका आप देख सकते हो। इसके बाद जो बात करते हैं वो करते हैं संयुक्त राष्ट्र का REDD कार्यक्रम, ठीक है, UN रेड इसको बोला जाता है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। UNREDD कार्यक्रम विकासशील देशों में निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती की दिशा में संयुक्त राष्ट्र का सहयोग कार्यक्रम है। कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। कार्यक्रम को खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की निर्धारित भूमिका और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर बनाया गया है। आप नीचे साइन देख सकते हो, वहां पर आपको तीनों संस्था दी जाएंगी, FAO, UNDP और आपका UNEP, यानी इन तीनों का ट्राई, एक तरह से जॉइंट एफर्ट है, ये हम कह सकते हैं ट्राई एफर्ट है, एक तरह से बोल सकते हो आप कि तीनों ने मिलकर ये एक काम किया है। ये बेसिकली जो आपके वनों के कटान से, अब जब वन कटते हैं तो आपको पता है जब वन कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि वो अवशोषित तो कर नहीं पाएंगे। तो उसी की दिशा में कैसे कम किया जा सकता है, ये काम करता है। इसी की तरह एक संस्था और है REDD+, वो UNFCCC जो आपने सुना होगा वो उससे संबंधित है, उसके बारे में भी मैंने डाला है, देख लेते हैं। REDD+ कार्यक्रम, REDD+ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के भागीदार देशों द्वारा विकसित एक तंत्र है। यह विकासशील देशों को वनाच्छादित भूमि के उत्सर्जन में कमी करने तथा कम कार्बन आधारित निवेश को प्रोत्साहन देकर सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। और इन दोनों में देखिए अंतर क्या है, बेसिकली ये आपका स्पेशली यूएन का एक स्पेशल प्रोग्राम है, और जो REDD है ये REDD+ को एक तरह से सपोर्ट करता है, जो हमने ऊपर देखा था, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। UNREDD प्रोग्राम असिस्ट कंट्री टू डेवलप कैपेसिटीज needed to meet the UNFCCC's REDD+ रिक्वायरमेंट, यानी UNFCCC की जो REDD की प्लस की रिक्वायरमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए ये कहीं ना कहीं कैपेसिटी डेवलप करता है। तो यही इन दोनों में मेन अंतर है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है मैंग्रोव। मैंने बहुत जगह देखा सबने ये टॉपिक छोड़ दिया है, लेकिन मैंग्रोव हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। इसके बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय संघीय क्षेत्रों में 4000
992 वर्ग किलोमीटर, जो कि ISFR की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर ज्यादा है, यानी इसमें वृद्धि हुई थी। एक फैक्ट आपका ये हो गया। इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। अगर बात करें रैंकिंग की, तो भारत के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, रैंक 1, गुजरात रैंक 2, अंडमान निकोबार इसकी रैंक 3rd है, और आंध्र प्रदेश इसकी रैंक 4 है। ठीक है, ये सारे हमारे टॉप के 4 स्टेट्स हैं। ये देखिए 2019 का वैसे मैप है, लेकिन रैंकिंग ऑलमोस्ट अभी भी देखिए सेम ही है। 2021 में भी आप देख लीजिए, पहली रैंक वेस्ट बंगाल की है, दूसरी गुजरात की है, तीसरी अंडमान की है, चौथी आंध्र प्रदेश की है। तो रैंक टॉप 4 अभी भी वही है, बस आप एरियाज मैंने ऊपर दे दिए हैं, तो 2021 के हिसाब से आपको एरियाज देख लीजिएगा। मैप काफी यूजफुल है, तो मैंने वो लगा दिया। रैंक 1 वेस्ट बंगाल की, रैंक 2 गुजरात की, रैंक 3 आपकी अंडमान निकोबार की, और रैंक 4 आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो ये 4 रैंक आप टॉप की याद रखिएगा। अब बात करते हैं मैंग्रोव के संरक्षण की, कि भारत, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और मैंग्रोव एक वन है, तो मैंग्रोव के संरक्षण के लिए सरकार क्या काम कर रही है वो देखते हैं। पहला, मिष्टी योजना। ये देखिए योजना इस बार काफी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में या कहीं भी इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। ये क्योंकि मैंग्रोव के संरक्षण पर आधारित है, और इस साल का जो बजट आया है अभी 2023-24 का, उसमें सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो मिष्टी स्कीम, हाल ही में वर्ष 2023 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा मिष्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम योजना की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना मनरेगा, कैंपा, जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी 2016 में जो कैंपा अथॉरिटी बनाई गई है आपकी, फंड एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से अभिसरण के माध्यम से संचालित की जाएगी। मैंग्रोव ही समुद्र में आने वाली सुनामी जैसे बड़े दुष्प्रभावों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए मैंने नीचे लिख दिया है, अभिषेक सर ने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिष्टी स्कीम को आपको ढंग से पढ़ना हो तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे मेन जो आपसे पूछ सकता है वो यही पूछ सकता है कि मिष्टी स्कीम किससे संबंधित है। अगर बात करें, यूनेस्को नामित साइट है, आप सभी को पता है, जो सबसे बड़ा दुनिया का मैंग्रोव्स है वो भारत में ही स्थित है, जिसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, और वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को द्वारा नामित साइट है जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व है, विश्व धरोहर स्थल है, और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में मैंग्रोव का समावेशन दुनिया भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन और संरक्षण में सुधार करने में योगदान करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1990 में मैंग्रोव के अध्ययन और उनके संरक्षण, तर्कसंगत प्रबंधन, टिकाऊ उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा ये इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी संस्थाएं इन्वॉल्व रहती हैं, जिसका नाम है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। अंतरराष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनरुत्थान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने पर केंद्रित है। यह कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN और इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, जो कि यूनेस्को का एक संस्था है, उसके द्वारा समन्वित है। तो 3 इसमें काफी इंपॉर्टेंट ये संस्थाएं हैं। इसके अलावा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, यूनेस्को 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैंग्रोव दिवस मनाता है। ये भी मैंने कल शाम को क्विज डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो देखिए क्विज में सारे जो रेलिवेंट है आपके बंदरोगा के लिए वही डाल रहा हूं, तो आप प्लीज क्विज जरूर सॉल्व किया कीजिए। और इसके लिए एक नया इनिशिएटिव और है MFF, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। ठीक है, IUCN और UNDP ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल विकसित की, जिसे भविष्य के लिए मैंग्रोव्स या मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर कहा जाता है। सदस्य देशों में बांग्लादेश है, कंबोडिया, भारत है, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। इसके अलावा नेशनल मैंग्रोव्स कमेटी भी बनाई गई थी 1976 में सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 1976 में एक राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति की स्थापना की, जो सरकार को मैंग्रोव के संरक्षण और विकास के बारे में सलाह देती है। ठीक है, तो यही देखिए पूरा मैंग्रोव्स था, यही हमारा वन संरक्षण था। मैंने इसमें देखिए लगभग सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। फैक्ट्स वगैरह भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, वहां से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।